नमस्कार बच्चों। तो आइए, स्वागत है आपका एक फिर से नई और मजेदार डिजिटल कक्षा में। मजेदार इसलिए क्योंकि आज हम जिस विषय को पढ़ने वाले हैं वो है प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी द्वारा लिखित एक व्यंग्य कहानी तुम कब जाओगे अतिथि। ये विषय आपको सुनकर कुछ जाना पहचाना जरूर लगा होगा। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि इस विषय पर बॉलीवुड में एक मूवी भी बन चुकी है। तुम कब जाओगे अतिथि। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने वो मूवी देखी भी होगी। शरद जोशी का नाम हिंदी साहित्य में सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में विख्यात है। इससे पहले कि हम उनकी इस व्यंग्य विधा को एंजॉय करें, आनंदित हों और खूब मजा आए और ये जाने कि वास्तव में ये विषय किन तथ्यों पर आधारित है, हम पहले लेखक के बारे में थोड़ी बहुत विशेष जानकारी हासिल करें। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ था। परिवार के साथ कई शहरों में बचपन बिताते हुए शरद जोशी ने पहले आजीविका के लिए सरकारी नौकरी को चुना, परंतु स्वतंत्र लेखन के प्रति तीव्र अभिरुचि के कारण नौकरी छोड़कर लेखन कार्य को आजीविका के रूप में अपना लिया। उनकी भाषा सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण, हास परिहास और मुहावरों से युक्त है। व्यंग्य लेखन में सिद्धस्त होते हुए भी धर्म, आध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण का कोई भी पक्ष उनकी पैनी दृष्टि से नहीं बच सका है। उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1991 में मुंबई में हुई। शरद जोशी ने विभिन्न रचनाओं के साथ साथ फिल्म लेखन, धारावाहिक लेखन आदि की पटकथाओं को लिखने का भी कार्य किया। उनकी जो प्रसिद्ध फिल्म पटकथा रही हैं वो हैं क्षितिज, छोटी सी बात, उत्सव आदि। धारावाहिक जो उन्होंने लिखे हैं वो हैं ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी और बहुत से। और सृजना के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उनकी रचनाएं जो प्रसिद्ध रही हैं वो हैं तिलिस्म, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, हम भ्रष्ट के भ्रष्ट हमारे, मैं केवल मैं, उफ, कमलमुख, बीए और बहुत सी। जैसा कि उनकी भाषा शैली पर हम बात कर चुके हैं, तो इस पाठ के अंतर्गत तुम कब जाओगे अतिथि में लेखक ने इसी प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया है और एक बड़ी ही सटीक व्यंग्य रचना तैयार की है। इसमें उन्होंने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर पर बिना कोई पहले से सूचना दिए चले आते हैं और वहां से निकलने का नाम ही नहीं लेते, चाहे वो मेजबान पर कितने ही भारी क्यों ना पड़े। वास्तव में लेखक के अनुसार अच्छा अतिथि वही है जो अपने आने की पूर्व सूचना दे और मेजबान की सारी विवशताओं और परेशानियों को समझते हुए वहां पर रुके और वहां से फिर समय से चला जाए। तो आइए पाठ की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को समझते हैं और जानते हैं कि वास्तव में लेखक ने पूरे पाठ में किन बिंदुओं को उठाया है। पाठ शुरू करते हैं। लेखक, तुम्हारे आने के चौथे दिन बार बार यह प्रश्न मेरे मन में उमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब घर से निकलोगे मेरे मेहमान। देखिए यहाँ पर व्यंग और विनम्रता, आदर और निरादर दोनों ही साथ साथ हैं। ये व्यंग्य शैली का ही चमत्कार है कि अब दिन बढ़ गए हैं, चौथा दिन हो गया है,
उनके मन में बार बार यही प्रश्न आ रहा है कि बहुत हो गया अतिथि, अब मेरे घर से निकल जाओ, कब निकलोगे मुझे बता दो। तुम जिस सोफे पर टांगे पसारे बैठे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर लगा है, जिसकी फड़फड़ाती तारीखें मैं तुम्हें रोज दिखाकर बदल रहा हूं। अब सोफे पर टांग पसार कर बैठना मुहावरा, मुहावरेदार शैली है, तो इससे जो व्यंग में तीखापन नजर आता है वो बड़ा ही मजेदार होता है। जो मेहमान है वो टांगे पसारे बैठा है, आराम से बैठा है, खूब ऐशो आराम बड़ी तसल्ली से बैठा हुआ है। उसको किसी बात का कोई मतलब नहीं है, ना इस बात का अंदाजा है, ना अनुभव है कि आखिर मेहमान नवाजी भी एक सीमा में होनी चाहिए। तो अब जो लेखक है वो कह रहा है कि उसके ठीक सामने कैलेंडर लगा हुआ है और तारीख है वो उसको रोज दिखा भी रहा है, मगर वो जो मेहमान है वो समझ ही नहीं रहा है, जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है। अब लेखक फिर व्यंग्य करते हैं, वो कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो भी चांद पर शायद इतने दिन नहीं रुकते जितना तुम मेरे घर रुक गए हो। उन्होंने भी चांद पर रुककर इतना समय व्यतीत नहीं किया होगा, इतनी मिट्टी नहीं खोदी होगी, इतनी जानकारी हासिल नहीं की होगी जितनी तुम मेरे घर में रुककर कर रहे हो, इतनी आप भगत करा रहे हो, इतने मजे से रह रहे हो। तुम्हें क्या अपने घर की याद नहीं आती? हर एक व्यक्ति को अपना घर सबसे प्रिय होता है, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? जिस दिन तुम आए थे कहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप उठा था। कांप उठना, फिर मुहावरा, और बटुआ कांप उठना तो फिर तो प्रतीकार्थ हो गया। बटुए में पैसे होते हैं, जब अतिथि आया तो कहीं ना कहीं खर्चा तो होगा। अब इसी डर से उनके अंदर इस प्रकार की भावना आ गई। लेकिन फिर भी क्योंकि अतिथि देवो भव की परंपरा है हमारे यहाँ, औपचारिकतावश और ये सोचते हुए कि अतिथि है जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे, उन्होंने क्या किया, बड़े मन से आदर से उनको नमस्ते करी, गले लगाया, पत्नी ने भी उनका स्वागत किया, अच्छा सा लंच कराया, डिनर कराया, चाहे वो अपने घर में साधारण भोजन करते होंगे, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार अपनी जरूरतों से, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिन रात संघर्ष करता है। उसके जो परिवार के सदस्य होते हैं वो दिन रात काम में जुटे रहते हैं। ज्यादातर दोनों दंपति, पति पत्नी कार्यकाजी कामकाजी होते हैं, समय का अभाव होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि आतिथ्य सत्कार की परंपरा है तो अपनी अपनी हैसियत से ज्यादा उन्होंने लंच और डिनर की तैयारी करी और उन्हें करवाया। मगर वो फिर भी वहां से नहीं गए, और वो इस उम्मीद में करवाया कि शायद वो अगले दिन वहां से चले जाएंगे, पर वो नहीं गए। अब वो लेखक कहता है कि हमने रात को अगले दिन खिचड़ी बनाई, हमने अगले दिन उपवास किया, मगर तुम तो जो के तो यहीं बने हुए हो। अब वो कहता है कि तुम्हारी उपस्थिति तो बिल्कुल रबड़ की तरह से खिंचने लगी है, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अब अगले दिन ये जो मेहमान थे उन्होंने लेखक को कपड़े दिए और बोले कि ये लॉन्ड्री में धुलवा दो। ये बात सुन के तो बस लेखक तो हैरान रह गए, उनके दिल पे बड़ी गहरी चोट लगी, और ऐसा सुनना उनके लिए बड़ा अप्रत्याशित था, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ लॉन्ड्री में कपड़े धुलवाते हैं, वो सारे काम स्वयं करते हैं। फिर भी उसी उम्मीद में कि कपड़े धुलकर आ जाएंगे तो शायद उनके जाने की योजना होगी, इस आघात को उन्होंने सह लिया। पर पहली बार उनको यह एहसास भी हो गया कि अतिथि केवल देवता नहीं, राक्षस का स्वरूप भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से वो मेहमान अपने मेजबान को तंग कर रहा था, लेखक को वो राक्षस स्वरूप ही लग रहा था। और उस समय उनकी पत्नी की आंखें जो बड़ी बड़ी हो गई, तो लेखक का तो दिल ही छोटा छोटा होने लगा। दिल छोटा होना यानी डरना। अब उनको इस बात का डर लगने लगा कि कहीं मेरी पत्नी से ही घर में कलह ना हो जाए, तो वो घबराने लगे। अब क्या हुआ, कपड़े धुलकर भी आ गए, पर वो मेहमान वो वहीं के वहीं, वो तो घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिन रात अपनी सेवा करवाना, उनकी पलंग की चादरें दो दो बार बदली जाती थी, और उनकी आप भगत का, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता था, पर वो वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। लेखक कहते हैं कि जब तुम घर में आए रहे, तुमसे मैं बहुत सारे विषयों पर बात करता था,
अपने परिवार के बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, नौकरी के बारे में, राजनीति, रिश्तेदार, अपनी पुरानी प्रेमिकाओं के बारे में भी हमने जिक्र कर लिया। खूब हंसी कर ली, चर्चा कर ली, खूब हंसी मजाक किया। मगर अब सारी संभावनाएं खत्म हो गई, क्योंकि सारे विषय ही खत्म हो गए। अब जो तुम्हारे लिए मेरे मन में जो प्रेम था, जो आदर था, ऐसा लगता है कि वो गाली के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब अब मेरे मन से सारा मान सम्मान, मैत्री खत्म हो जाएगी और मैं कहीं कोई अपशब्द ना कह दूं तुम्हें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से फेविकोल को तुम अपने साथ लगा कर आए थे, जो मेरे साथ घर में चिपके बैठे हो। और जब भी लेखक की पत्नी उनसे पूछती कि कब तक रहेंगे, तो वो कंधे उचका देते। और वो पत्नी से पूछते तो पत्नी के पास उत्तर नहीं होता। तो दोनों ही परेशान, दोनों ही हैरान, दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि इस मेहमान को घर से कैसे भगाएं, और बार बार सोच रहे थे कि तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा हे अतिथि। मतलब तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से कब निकलोगे। आगे वो कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे घर में अच्छा लग रहा है। सबको दूसरों के घर में अच्छा लगता है। यदि लोगों का बस चलता तो वो किसी और के घर में रहते, किसी दूसरे की पत्नी से विवाह करते। मगर घर को सुंदर और होम को स्वीट होम इसलिए कहा गया है कि मेहमान अपने घर वापस लौट जाए। देखो बच्चों, ये तो शाश्वत सत्य है। सारा जहान घूम के आए पर अपने घर में स्वर्ग पाए। अपना घर स्वीट होम। अपने घर में जो सुख, आराम और चैन का एहसास होता है, वो दुनिया के, विश्व के किसी भी कोने में नहीं होता। इसीलिए शायद होम को स्वीट होम की संज्ञा भी दी गई है। तो यहाँ पर भी वो व्यंग्य करते हुए उस मेहमान को एहसास दिलाते हैं कि माना दूसरों के घर में रहने में, और अपनी आवभगत करवाने में खूब मजा आता है। मुझे भी आ सकता है, सबको आ सकता है। लेकिन फिर भी अपना घर तो अपना घर है, अपना घर तो स्वीट होम है। तो तुम अपने स्वीट होम क्यों नहीं लौटते। आगे वो कहते हैं कि जो तुम इतने खर्राटे लेते हो, मेरी रातों की नींद हराम करते हो, वो सब भी मैंने सह लिया। मगर अब और नहीं सह सकता, क्योंकि शराफत की एक सीमा होती है, और अब मैं उस सीमा का उल्लंघन कर दूंगा। गेट आउट, जिसका अर्थ है बाहर निकल जाओ। ये वाक्य भी मैं बोल सकता हूँ। तो मेरी शराफत का कोई फायदा मत उठाओ, अतिथि चले जाओ। आगे वो कहते हैं, कल का सूरज तुम्हारे यहाँ रहने का, तुम्हारे आगमन का अगर अंतिम सूरज नहीं हुआ, अंतिम सुबह नहीं हुई, तो मैं सच कहता हूं अतिथि कि मैं अपने स्वभाव की, अपने शिष्ट स्वभाव की सारी सीमाएं उल्लंघन कर दूंगा। जो अतिथि है, माना वो देवता के स्वरूप है, मगर इस बात को तुम जान लो कि मैं मनुष्य हूं, और देवता और मनुष्य ज्यादा दिन तक साथ नहीं रह सकते। देवता का काम है दर्शन देना और फिर वापस अपने लोक में लौट जाना। तो तुम भी उसी धर्म का निर्वाह करते हुए वापस अपने घर लौट जाओ। अन्यथा क्या होगा कि मैं अपनी वाली पर उतर जाऊंगा, यानी अपने शिष्ट स्वभाव का उल्लंघन करते हुए कहीं तुमसे अभद्र व्यवहार ना कर बैठूं। इसलिए हे अतिथि, तुम लौट जाओ, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। इस वाक्य में लेखक की, मेजबान की फिर से उस पीड़ा का, उस परेशानी का पता चलता है कि वो उस अतिथि के वहां पड़े रहने से, वहां रुके रहने से कितना परेशान है। इस आशा के साथ कि समझाया गया पाठ आपको भली प्रकार से समझ आ गया होगा, तो आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपनी पुस्तक में से इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और जो नए और कठिन शब्द हैं उनको लिखकर उनके अर्थों को भी लिखेंगे और दोहराएंगे। अगली वीडियो में इस पाठ के विशेष अर्थ और व्यंग्यार्थ के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी और विचार विमर्श करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।